नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मिर्च और बैंगन की खेती की दो बड़ी सरदर्दियों पर, थ्रिप्स और तनाफल छेदक कीट। अक्सर किसान शिकायत करते हैं कि भाई दवा डालते हैं पर ये कीट है कि मानते ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम समस्या है और इसका एक बड़ा कारण शायद ये है कि दोनों कीटों का नेचर अलग है। नेचर अलग है कैसे? देखिए, मिर्च में जो थ्रिप्स लगता है वो है सकिंग पेस्ट, मतलब रस चूसने वाला। अच्छा। और जो बैंगन में तना या फल छेदक है वो है च्यूइंग पेस्ट, यानी चबाकर खाने वाला। और होता क्या है कि किसान भाई कई बार एक ही तरह की दवा से दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नतीजा मिलता नहीं है। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि ये नुकसान करते कैसे हैं। जैसे मिर्च में थ्रिप्स, वो कहाँ होता है, क्या करता है पौधे के साथ? मिर्च में थ्रिप्स ज्यादातर आपको पत्तों के नीचे मिलेगा, छुपा रहता है। अच्छा, नीचे की तरफ। हाँ, और वहीं से पत्तों का रस चूसता रहता है। इससे पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ने लगते हैं, वो देखा होगा आपने, अपवर्ड कर्लिंग जिसे कहते हैं। हाँ, पत्ते सिकुड़ से जाते हैं ऊपर को। बिल्कुल, और पौधा कमजोर पड़ जाता है। कभी कभी तो ये इतना बढ़ जाता है कि लगता है कोई वायरस लग गया हो। अच्छा। और बैंगन वाला कीट, उसका क्या तरीका है? बैंगन वाला जो कीट है, तना और फल छेदक, उसमें पहले तितली आती है। वो अंडे देती है पत्तों पर या तने पर। उन अंडों से फिर लार्वा निकलता है जिसे हम सुंडी कहते हैं। वो सुंडी या तो नरम तने में घुस जाती है अंदर, या फिर सीधे फल के अंदर घुसकर उसे अंदर ही अंदर खाती रहती है। बाहर से शायद पता भी ना चले एकदम से, तो फल बेकार हो जाता है। बिल्कुल। ये बैंगन का तो समझिए सबसे बड़ा दुश्मन कीट है, बहुत नुकसान करता है। ये तो वाकई अलग अलग तरीके हैं नुकसान करने के। एक रस चूस रहा है, दूसरा सीधे खा रहा है। पर जो जानकारी हमारे पास है वो ये कह रही है कि शायद इनके लिए अलग अलग दवाएं न लेनी पड़े। ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही तो मतलब सबसे दिलचस्प बात है इसमें। जानकारी है कि कम से कम 3 ऐसे कीटनाशक है जो दोनों पर काम करते हैं। सच में? मतलब मिर्च के थ्रिप्स पर भी और बैंगन के छेदक पर भी? जी हाँ, बशर्ते उनका इस्तेमाल सही मात्रा में और सही ढंग से किया जाए, ये शर्त जरूरी है। अरे वाह, ये तो किसानों के लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है। फिर बताइए कौन से हैं वो 3 कीटनाशक और उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, क्या ध्यान रखना है? ठीक है, तो पहला है फ्लूक्समिटामाइड 10% ईसी। फ्लूक्समिटामाइड 10% ईसी। ईसी मतलब? ईसी मतलब इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट। आसान भाषा में कहें तो ये पानी में आसानी से दूधिया घोल बना लेता है। अच्छा। ये आपको बाजार में ग्रासिया या सिवा जैसे नामों से मिल सकता है। और ये काम कैसे करता है? ये संपर्क से भी काम करता है, मतलब कीट दवा के संपर्क में आ जाए तो मर जाता है। हाँ, और अगर कीट इसे खा ले, यानी अंतर्ग्रहण या इंजेक्शन, तो भी काम करता है, दोनों तरीके से। बढ़िया। और इसकी मात्रा, डोज कितना? मात्रा है इसकी 160 मिलीलीटर प्रति एकड़। पानी लगेगा करीब 150 लीटर, या अगर पंप के हिसाब से देखें तो वो जो 15-16 लीटर वाला पंप होता है ना, हाँ, स्प्रे वाला, उसमें करीब 16 मिलीलीटर। और हाँ, एक चीज बहुत जरूरी है, स्टिकर जरूर मिलाना है। स्टिकर, वो चिपकाने वाला? हाँ वही, ताकि दवा पत्तों पर अच्छे से चिपक जाए, बारिश या ओस में बह ना जाए। ठीक है, तो पहला हो गया फ्लूक्समेटामाइड। अब दूसरा है स्पाइनोटोरम 11.7% SC। स्पाइनोटोरम SC, ये SC क्या है? SC हुआ सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट। ये थोड़ा कह सकते हैं गाढ़ा घोल जैसा होता है। ओके। ये आपको लार्गो, डेलीगेट या समिट जैसे नामों से मिल सकता है। इसका काम करने का तरीका भी वैसा ही है, संपर्क और पेट क्रिया, मतलब छुए तो भी मरे, खाए तो भी मरे। हाँ। और इसको तो थ्रिप्स के लिए दुनिया के सबसे अच्छे कीटनाशकों में गिना जाता है। मतलब बहुत असरदार है थ्रिप्स पर। अच्छा, एक तरह से थ्रिप्साइड है ये। हाँ कह सकते हैं, बेहतरीन थ्रिप्साइड, जिसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा है, 180 मिलीलीटर प्रति एकड़, वही 150 लीटर पानी में, या पंप में करीब 18 मिलीलीटर। और स्टिकर जरूरी है। बिल्कुल, इसमें भी स्टिकर जरूर मिलाना है। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है आइसोसाइक्लोसरम। आइसोसाइक्लोसरम, नया नाम लग रहा है। हाँ, शायद थोड़ा नया हो। ये सिमोरिस नाम से आता है। ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कई तरह के कीटों पर काम करता है, सिर्फ इन्हीं 2 पर नहीं, औरों पर भी असरदार हो सकता है। अच्छा। और इसका एक्शन भी वही है, संपर्क और अंतर्ग्रहण, कॉन्टैक्ट और इंजेक्शन। इसकी मात्रा इन दोनों से थोड़ी और ज्यादा है, 240 मिलीलीटर प्रति एकड़, ये पंप में देखें तो 24 मिलीलीटर। और स्टिकर, वो तो मिलाना ही है। समझ गई। हाँ जी। तो ये 3 दवाएं, फ्लुक्सीमेटामाइड, स्पाइनोटोरम और आइसोसाइक्लोसरम, अगर सही मात्रा में इस्तेमाल करें, स्टिकर मिला के, तो मिर्च के थ्रिप्स और बैगन के छेदक दोनों को कंट्रोल कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन फिर भी जो हम सुनते हैं कि किसानों को रिजल्ट नहीं मिल रहा, दवा काम नहीं कर रही। अगर दवा सही है तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्यों असर नहीं दिखता कभी कभी? ये बहुत वैलिड सवाल है, और जानकारी के हिसाब से इसके 2 मुख्य कारण दिखते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला तो है दवा की मात्रा का सही ना होना, डोज। कई बार अंदाजे से डाल देते हैं, कम रह गई या कभी ज्यादा डाल दी, दोनों ही ठीक नहीं। सही असर के लिए सही मात्रा बहुत जरूरी है। हाँ ये तो है, कम होगी तो कीट मरेगा नहीं, ज्यादा होगी तो शायद पौधे को नुकसान हो या लागत बढ़े। बिल्कुल। और दूसरा कारण जिस पर शायद कम ध्यान जाता है, वो है मौसम के हिसाब से फसल की सही किस्म न चुनना। मतलब वैरायटी? हाँ, वैरायटी। देखिए, हर किस्म हर मौसम के लिए नहीं होती।
कुछ किस्में होती हैं जो किसी खास मौसम में कीटों के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, मतलब उन पर कीटों का हमला ज्यादा होता है। ओह। अब अगर किसान ने गलत मौसम में वो वाली किस्म लगा दी तो कीट तो ज्यादा आएंगे ही। फिर आप दवा डालेंगे भी तो शायद उतना असर ना दिखे जितना दिखना चाहिए। और फिर दोष किस पर जाता है? दवाते। हाँ, अक्सर दवा को दोष दे दिया जाता है, जबकि असल जड़ शायद गलत किस्म का चुनाव या डोज की गड़बड़ी में हो। ये तो बहुत अहम बात है। मतलब सिर्फ दवा छिड़क देना ही काफी नहीं है। तो अगर हम आज की बात का सार निकालें तो ये हुआ कि मिर्च और बैंगन के इन मुश्किल कीटों से निपटने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। बिल्कुल। पहले तो कीट को समझो, कौन सा सकिंग है, कौन सा चूइंग। फिर सही दवा चुनो, जैसे ये 3 आपने बताई जो दोनों पर चल सकती हैं। हाँ, फ्लुक्सिमिटामाइड, स्पोइनोटोरम और आइसोसाइक्लोसिरम। फिर उसकी सही मात्रा इस्तेमाल करो, स्टिकर जरूर मिलाओ, और साथ ही अपनी जमीन और मौसम के हिसाब से सही वैरायटी का चुनाव भी उतना ही जरूरी है। एकदम सही कहा आपने। ये सारे पहलू जब एक साथ मिलेंगे, सही दवा, सटीक मात्रा, सही किस्म, सही तरीका, तभी बेस्ट रिजल्ट्स की उम्मीद की जा सकती है। इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक और विचार आ रहा है। शायद हमें कीट नियंत्रण को सिर्फ दवा के एंगल से ही नहीं देखना चाहिए। मतलब शायद खेती का जो पूरा तरीका है, जैसे मिट्टी की सेहत कैसी है, फसल चक्र अपना रहे हैं या नहीं, क्या हम सही समय पर बुवाई कर रहे हैं, ये सब चीजें भी कीटों के प्रकोप को कम या ज्यादा करने में भूमिका निभाती होंगी। इस पर भी शायद और जानकारी जुटानी चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, उसमें ये सब बातें आती हैं। सिर्फ रसायन पर निर्भर रहने के बजाय एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना ज्यादा सस्टेनेबल है। निश्चित रूप से इस पर और बात हो सकती है।